तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होइएगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्किल पर। और जैसे कि आप लोग को दो वीडियो मिला है संविधान सभा से रिलेटेड, तो आज हम लोग फिर उसी क्रम में जो है यहाँ पे हम लोग पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आज जो है बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट से भरा टॉपिक है। अगर इसको पढ़ते हैं तो फिर आपका संविधान सभा का जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें हम लोग आलोचना को भी देखने वाले हैं कि संविधान सभा की आलोचना भी हुआ था ना, उसका पूरा का पूरा जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप जो है इस टॉपिक को आज पूरे के पूरे बेहतर ढंग से समझने का काम कीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए जैसे हम लोग का फर्स्ट स्लाइड आ गया सामने, और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। देखिए हम लोग का फर्स्ट स्लाइड हो गया और दिया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद में संविधान सभा की भूमिका में बदलाव। अब देखिए हुआ था क्या कि 15 अगस्त 1947 के बाद में ऐसे तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि उस समय में हमको आज़ादी मिला, और आज़ादी मिला तो हमारे ऊपर से जो है अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो प्रभाव खत्म हुआ। और जब अंग्रेजों का प्रभाव हमारे ऊपर से खत्म हुआ तो संविधान सभा भी अपना मन से जो है बेहतर रूप में संविधान को बनाने लगा। अब संविधान भी संप्रभु हो गया, स्वतंत्र रूप से हम लोग अपना लिखना शुरू किए। अब जैसे आप लोग को बताया जाएगा थोड़ा देर बाद में कि जब संविधान सभा अभी संविधान बनाना शुरू किया था तो उस समय में इसको बाद में चल करके दो भागों में बांटा गया। एक को जीवी मालवंकर जी थे और उन्होंने जो है जो वहां के मतलब सरकार बनाया गया था उस सरकार को संभालने का काम किए, और साथ साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो शुरू से ही परमानेंट अध्यक्ष बने और उन्होंने जो है इसको आगे बढ़ाने का काम किया, संविधान के जितने भी कार्य थे उसको देखने का काम किया। तो दो रूपों में लास्ट में आकर के संविधान सभा बटी हुई थी। इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे कि 15 अगस्त तो 1947 के बाद में आजादी जब मिला तो हम लोग क्या क्या इसमें बदलाव किए, किस किस आधार पे जो है हम लोग इसमें चेंजिंग किए। जैसे दिया है वही टॉपिक कि अब संविधान जो है वह संप्रभु संस्था बन गई, संप्रभु बन गई। यानी संप्रभु का मतलब तो आप लोग उस दिन बताए ही थे। वैसा मतलब संप्रभु का मतलब होता है जैसे किसी देश के लिए अगर संप्रभुता की बात किया जाता है तो जो आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर, दोनों मामलों पर खुद से डिसीजन ले पाए ना, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं हो, तो उसको हम लोग संप्रभु कहेंगे। और यही कहा जा रहा है कि अब जो संविधान सभा है ये अब संप्रभु हो गया। अब इसमें जो है किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं रहा। जैसे लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही तो बन रहा था कैबिनेट मिशन। अब इसी के सिफारिश पर बन रहा था, लेकिन अब वो भी चल गया तो हम लोग पूर्ण रूप से जो है संप्रभु बन गए। वही कह रहा है यहाँ पर क्योंकि अब कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी, इस पर किसी ब्रिटिश कानून का दबाव भी अब नहीं था। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो अब संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी। अब देखिए संविधान सभा को यहाँ पे दोहरा भूमिका दे दिया गया। अब दोहरी भूमिका के मतलब क्या हुआ, संविधान का काम तो था पहले भाई संविधान बनाना है तो संविधान बन ही रहा था ना, और इसमें इनका जो दूसरा भूमिका मिल गया कि यह विधान मंडल या संसद के रूप में कार्य करती थी, जिसके तहत विधि निर्माण का कार्य यहाँ पर होता था। यानी विधान मंडल के रूप में कह लीजिए या संसद के रूप में कह लीजिए, यही संविधान सभा जो है यहाँ पर संसद और विधान मंडल के रूप में भी काम कर रही थी। और जबकि इसका पहले से काम था संविधान मतलब लिखने के लिए जो कमेटी जो बनी थी उसके लिए भी काम कर रही थी, संविधान में लिख रही थी। तो यहाँ पे दोनों चीजों को बता दिया गया। अब देखिए संविधान का निर्माण करना अर्थात संविधान सभा की भूमिका इसका था। इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे आप लोग को मालूम है ही कि शुरू से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह संविधान को देखते आ रहे थे, जब परमानेंट अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया तब से। और फिर बाद में जब इसको दूसरा जो भूमिका दिया गया विधानमंडल संसद के रूप में, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इनका नाम हो जाएगा जीवी मालवंकर। क्या नाम हो जाएगा, थोड़ा सा और स्लाइड को ऊपर करते हैं। देखिए ये हो जाएंगे जीवी मालवंकर, और इनको दिया गया विधानमंडल और सांसद के लिए जो काम करना था उसका जिम्मेवारी। और जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा उस समय काम करती आ रही थी उसका वो जो है अध्यक्षता कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 15 अगस्त 1947 के बाद में संविधान में इतना हम लोग को चेंजिंग अभी तक देखने को मिला। अब आइए आगे देखते हैं कि अब इसकी अब तीसरा बात कर रहा है। अब इसकी सदस्यों की संख्या जो है वह पहले उतना नहीं रहा। अब पहले तो हम लोग जानते हैं कि पहले था 389, और 389 में से ब्रिटिश प्रांत में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 296, और 296 को ही हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक 292 हो जाएगा सामान्य प्रांत और 4 हो जाएगा
या मतलब उस समय का यूनियन टेरिटरी कह लीजिए ना, यानी केंद्र शासित प्रदेश उस समय भी था, तो ये 4 यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग देखे थे देशी रियासतों से 93, लेकिन एक कब, जब अभी भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब का ये आंकड़ा था हम लोग के पास में। अब लेकिन यहाँ से पाकिस्तान हम लोग से अलग हो गया, तो हमारे पास में जो सीटों की संख्या अब रह गई थी संविधान सभा में, जितना लोग थे उनकी संख्या 299 रह गई। अब इसमें भी फिर से दो भाग बांटा गया, तो ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिश भारत में पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में संविधान सभा में अगर सदस्यों की बात होगी तो उसमें ब्रिटिश भारत से कितने रहेंगे, तो 229 रहेंगे, और जबकि उस समय कितना था, 296 यहाँ पर था। ठीक है, अब देखिए देशी रियासत की बात करेंगे तो वहां पर जो है 93 था, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना, 70। तो ये चेंजिंग हम लोग को कब देखने को मिल रहा है जी, तो जब हम लोग का भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था उसके बाद में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, जैसे आगे जो है हम लोग को मिलेगा संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय। अब महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर संविधान सभा ने क्या क्या लिया, जैसे देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग का जो देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद होने के समय में हम लोग ने तिरंगा झंडा को फहराने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं तिरंगा झंडा को हम लोग कब माने थे, इसको भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर वही दिया है कि 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई, अगस्त में आजाद होगा देश, लेकिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज, जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज था तिरंगा झंडा, इसको मान्यता दे दिया गया। कब जी, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब देखिए मई 1949 में एक और बदलाव हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दे दिया गया। यहाँ पे जो राष्ट्रमंडल था उसके भी सदस्यता को मान्यता मिल गया। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे जिस समय हम लोग का संविधान लागू हुआ उसके 2 दिन पहले यहाँ पर संविधान का अंतिम बैठक हुआ था। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले संविधान का अंतिम बैठक हुआ, यानी 24 जनवरी 1950 को। इस दिन हम लोग जो है राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को, इन दोनों को मान्यता दिए। और साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में हम लोगों ने निर्वाचन करने का कार्य किया। ये अगर बात आपसे पूछी जाएगी राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गीत का, तो हम लोग सीधे तौर पे कहेंगे कि संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950, यानी 26 को संविधान लागू हुआ, और इसके 2 दिन पहले जो है एक बार लास्ट बैठक आपस में किया गया था। तो उसी दिन राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन करने की, इन तीनों बातों को यहाँ पे मान्यता दे दिया गया, इसका घोषणा कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आगे है कि इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अब जैसे आप लोग को अभी बताए हैं कि संविधान सभा की अगर पूछा जाएगा भाई अंतिम बैठक कब हुआ, तो हम लोग कहेंगे संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस लागू होने के 2 दिन पहले हम लोग एक बार अंतिम बैठक करके आपस में मिले कि भाई कहीं से हम लोग का कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। तो इसलिए अंतिम बैठक के रूप में हम लोग मानते हैं 24 जनवरी 1950 को। कब जी, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हमारा संविधान देश में लागू हो गया। अब करा इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, तथा इसी समय संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर दिया, यानी अब संविधान सभा के रूप में अब नहीं रही, इसने अपने आप को भंग कर दिया। लेकिन कहा जाएगा अच्छा ठीक है, संविधान सभा ने अपने आप को भंग कर दिया 1950 में, लेकिन ये जो हम लोग का काम दूसरा जीबी मालवंकर जी जिसका अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रमंडल वाला ना, तो क्या वो भी खत्म हो गया? तो हम लोग कहेंगे नहीं, अभी इसका जो है संसद के रूप में जो काम हो रहा था उसका काम अभी जारी रहा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जब चुनाव फर्स्ट बार हुआ था तो 51 से 52 के बीच में हुआ था ना, 51 से 52 के बीच में, और इस समय अभी चुनाव हुआ नहीं था, देश में कोई प्राइम मिनिस्टर अभी बना नहीं था, तो फिर जो है हम लोग कैसे जो है उसको खारिज कर सकते थे, तो इसलिए अभी उसको रखा गया था। ठीक है, बस केवल और केवल हम बात कर रहे हैं किसका, तो संविधान सभा का। संविधान सभा यहाँ पर भंग हो गया कब जी, तो 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान सभा के अंतिम बैठक के दिन। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, लेकिन इसके बाद भी देखिए वही लाइन दिया है कि लेकिन इसके बाद भी यह संसद के रूप में कार्य करती रही 1952 तक, जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हुआ। वही नई सरकार जब तक नहीं बनी, नई संसद का गठन जब तक नहीं हुआ, तब तक यही मतलब सदस्यों की संख्या जो उस समय संविधान सभा के रूप में आई थी, वही जो है जीबी मालवंकर जी की अध्यक्षता में यहाँ पर संसद के रूप में कार्य करती रही, देश के लिए नियम कानूनों के ऊपर काम करती रही। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं।
अब देखिए अगला हम लोग का स्लाइड है संविधान सभा की आलोचनाएं। आप लोग तो इसको देखिए अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के रूप में है, अगर इसको रखते हैं तो आप जो है अगर आगे चल करके चाहते हैं कि जैसे आंसर राइटिंग करना ना किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे ऐसे भी अगर इंटर में है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये उपयोगी साबित होगा। अब भारत का संविधान तो बन गया, लेकिन इसके आलोचक भी लोग बन गए और लोगों ने इसकी आलोचना किया, तरह तरह की बातें यहाँ पे बोली गई। अब सबको हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे कि भाई कैसी कैसी आलोचनाएं जो है संविधान की गई थी। अब देखिए जैसे पहला आलोचना की अगर बात कर ले तो दिया है कि संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ। ठीक है, इसका पहला अगर आलोचना हम लोग पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि भाई संविधान सभा जो था इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ, उनका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया, इसलिए संविधान सभा सही मायने में जनता की प्रतिनिधि नहीं थी तथा रियासतों के प्रतिनिधि तो अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित नहीं थे। राजाओं ने इनका मनोनय किया था, इसलिए वो भी जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। अब देखिए ये जो है एकदम जो है संविधान सभा की आलोचना करते हुए यहाँ पे प्रश्न को पूछा गया, कहा गया कि भाई संविधान सभा जो है ना यह प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पे हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इसका आंसर तो यही होगा कि भाई उस समय अभी देश जो है विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था, देश के लिए देश के पास में जो है अभी निर्वाचन का कोई नियम नहीं था, कोई तरीका मालूम नहीं था। उस समय लोग जो है निर्वाचन कैसे करते, कैसे चुनाव होता, कोई चीज मालूम नहीं था, फिर हम लोग एकाएक चुनाव कैसे करा लेते। तो ये तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि प्रत्यक्ष नहीं हुआ, जिसका कारण यही था कि भाई उस समय हमारे पास में कोई भी उस टाइप का सिद्धांत विचार हम लोग के पास में नहीं था। अभी अभी हम लोग का देश जो है विकट परिस्थिति से गुजरा था, आजाद मतलब होने वाला था, तो इसलिए नहीं किया गया। अब देखिए इसमें हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है क्योंकि अब इसके जो पॉइंट है हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन लगभग असंभव था, यानी हो ही नहीं सकता था। देश को जो है अभी बहुत सारे मतलब चीजों का अभाव था यहाँ पर, इसलिए नहीं किया गया। दूसरा हो जाएगा कि देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, यहाँ पे कोई भी मतलब सरकार भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था, तो राजनीतिक अस्थिरता था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग तो जानते ही हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी इसी समय में हो गया था ना मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा। तो देश में हिंदू मुस्लिम राइट का स्थिति था, बहुत सारा दयनीय स्थिति था, तो वहां पे चुनाव कराना एकदम कहीं से उचित था ही नहीं। तो जिसके कारण कहा गया कि नहीं भाई अभी हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, ऐसे केवल और केवल हम लोग आपस में अप्रत्यक्ष ढंग से ही लोगों को बुलाते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग अपना जो संविधान होगा उसको लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पे था, राष्ट्रीय आंदोलन भी हो रहे थे, उसमें भी लोग का एकदम बहुत बड़ा हुजूम लगा हुआ था। दो मतलब काफी बड़े बड़े नेता जो थे इसमें लगे हुए थे, तो इसलिए भी इस बात को हम लोग पॉइंट के रूप में रख सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, अब जाति आधार पे धर्म आधार पे लोग जो है, वही बात हो रहा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का, यहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टी द्वारा सांप्रदायिक दंगा हो रहा था। मुस्लिम जो है हिंदू को, हिंदू जो है मुस्लिम, कोई किसी को इंसानियत के आधार पर नहीं पहचानता था, बस अपने मजहब के आधार पर जो है सभी चीजों को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा था। तो सांप्रदायिक दंगा भी इसका कारण था, इसलिए चुनाव नहीं हुआ। अब चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त ढांचा नहीं था, कोई भी हमारे पास में ढांचा यहाँ पे देखने को नहीं मिला था, तो इसलिए भी नहीं हुआ। समय अभाव था, समय का अभाव था, जनता में अशिक्षा थी तथा राजनीतिक जागरूकता का भी अभाव था। अब जनता उतना जागरूक भी नहीं थी, अगर जागरूक रहती तो फिर हमारे अंदर नेशनलिज्म जो है कभी ना आ गया रहता और हम लोग इतना दिन गुलाम भी नहीं रहते। तो जनता के पास में भारी अशिक्षा था ना, और फिर जो है जनता राजनीतिक जागरूकता मतलब उनके अंदर नहीं था। तो इन सभी कारणों को देखते हुए हम लोगों ने अप्रत्यक्ष ढंग से ही चुनाव कराने का कार्य किया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि इन सभी रियासतों के कारण संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करवाया गया और इन सभी स्थितियों के कारण संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करवाया गया और रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनय किया गया था, क्योंकि वहां अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए भी पर्याप्त आधार नहीं था। तो हम लोग जानते हैं कि जो वहां पे रियासत हुआ करते थे, तो रियासतों में तो राजा का उस समय में शासन था, तो वहां पे तो और मतलब चुनाव कराने का कोई भी मतलब संभव था ही नहीं ना, इसलिए यहाँ पे चुनाव नहीं कराया गया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास में होता है
कि संविधान सभा की दूसरी आलोचना यह है कि यह एक संप्रभु संस्था नहीं थी, क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। अब तो बात एकदम, ये तो लगभग लगभग मान लीजिए कि कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, ये तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि यह एक संप्रभु संस्था नहीं थी, यानी इसमें जो है यह खुद से डिसीजन नहीं लेती थी। अब इसको हम लोग देखते हैं, यह आलोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 होगा, यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु संस्था बन गई थी। अब देखिए, ऐसा थोड़े ना है कि हम लोग का संविधान जो है केवल 47 तक ही लिखा गया। हम लोग तो जानते हैं ना कि 1949 तक जो है 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान लिख कर तैयार हुआ था। हमारा देश आजाद होगा 15 अगस्त 1947 को, अगस्त 1947 को। अब देखिए, तो यहां पर 1947 में जब अंग्रेज छोड़ के चल ही गए तो हम लोग तो खुद संप्रभु बन गए। हम लोग के पास में कोई जो है, कोई हमारे ऊपर दबाव देने वाला नहीं रहा, हस्तक्षेप करने वाला नहीं रहा। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि हम लोग जो है केवल और केवल जो है दबाव में आकर के काम किए थे। अब यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त थी तथा इसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि यह अपने सभी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से लेगी। अब यही बात कर रहा है कि जब यहाँ से कैबिनेट मिशन चला गया, अंग्रेज चले गए, तो हम लोग जो है सभी निर्णय जो है अपने मतलब स्वतंत्रता से लेने का काम किया। तो इसलिए ये मतलब बात को हम लोग यहाँ पे उतना उचित नहीं मानते हैं। अब देखिए, हम लोग के पास में तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में अधिक समय लिया, उसे पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया, जबकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में संविधान पूरा कर लिया था। अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है, अगर हम बात करते हैं तो आलोचक लोग कह रहे हैं क्या चीज, कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में समय ज्यादा लगा दिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा दिया, जबकि अमेरिका के संविधान का तुलना हम लोग से करके और कहा जा रहा है कि वो लोग तो मात्र 4 माह में कर दिया। तो इसका हम लोग बात यही कहेंगे कि भाई देखिए, वहां पर जो है ना, वहां पे जितना हमारे यहाँ पर विभिन्नता है लोगों में, मतलब कल्चर के आधार पे, हर एक मतलब आधार पे, हम लोग बहुत भाषा के आधार पे हर चीज में बहुत अलग है, तो उस टाइप से अमेरिका में वहां पे परिस्थितियां नहीं थी। अब जिसके कारण जो है वो लोग ने बनाने का काम किया संविधान, तो बहुत जल्दी बन गया। और इसमें एक और बात करें तो हमारा जो है ना सब स्टेट के लिए कानून बना। इसमें जो है, जैसे आप लोगों को तो पिछला मतलब स्लाइड में पढ़ाया गया था, समवर्ती सूची एक अलग था ना, संघ सूची अलग था, राज्य सूची अलग था, अवशिष्ट शक्तियां बाद में बनाई गई। तो ऐसे आधार पे हम लोगों ने पहले मतलब सबको जो है कैटेगरी में बांट दिया काम के आधार पे। लेकिन वहां पे जो है फेडरलिज्म के आधार पे वहां पे केवल और केवल पहले मतलब राष्ट्र के लिए बना था, ठीक है, और बाद में चल करके फिर देशों के लिए जो वहां के राज्यों के लिए जो संविधान बना वो बाद में बना। तो इस आधार पे कहेंगे कि नहीं, हमारा जो है समय ज्यादा लगने का कारण यही था कि हम लोग ने राज्य के लिए भी नियम कानून जितना था वो सबको बनाए और फिर देश के लिए भी, संघ के लिए भी बनाए। तो अब देखिए, कह रहा है कि यह आलोचना भी तार्किक नहीं है, ये ज्यादा दिन समय लगा था, ये जो आलोचना कर रहे हैं ये भी तार्किक नहीं है। क्यों? अब क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट सब दिया हुआ है कि भारत व अमेरिकी की परिस्थितियां जो है दोनों है अलग। अब भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी, बहुधार्मिक देश है तथा हमारा सामाजिक ढांचा अत्यधिक जटिल है। हम लोग हर एक आधार पे एकदम जो है बहुत भिन्नताओं से भरे हैं। इसमें अनेक जनजातियां हैं, सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्ग हैं। अतः अल्पसंख्यकों व वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। आप लोग तो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़े ही थे, उद्देश्य प्रस्ताव आया था तो उसमें कहे थे कि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि हाँ, जितने भी वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए जो है संरक्षण दिया जाए उनको ना, ताकि वो भी जो है देश में बहुत बेहतर रूप से अपना जीवन निर्वाह कर पाए। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि जबकि अमेरिका का सामाजिक ढांचा जटिल नहीं था, जटिल नहीं था होना चाहिए, तथा न ही भारत जैसी विभिन्नताएं थी। हालांकि अमेरिका में भी रेड इंडियन व अफ्रीकी मूल के लोग थे, लेकिन उनके हितों के लिए संविधान में कोई उपाय नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का संविधान जो था ना उतना ज्यादा जटिल नहीं था, मतलब वहां की परिस्थितियां सामाजिक उतना ज्यादा जटिल नहीं थी, और न कि भारत जैसी वहां पे विविधताएं थी। हालांकि फिर इस बात को कह दिया गया कि रेड इंडियन का और वहां पे जो है मतलब अफ्रीकी मूल के जो लोग थे उनके बीच में थोड़ा सा मतलब देखने को मिला था, लेकिन फिर भी उनके बीच उनके मुद्दों को लेकर के कोई भी वहां पे संविधान में उपाय नहीं किया गया। तो इसलिए इन लोग का कम समय में हो गया, हम लोग का ज्यादा समय लग गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अमेरिकी संविधान
अधिक संक्षिप्त है। अब देखिए अमेरिका संविधान अधिक संक्षिप्त है, तो क्यों संक्षिप्त है? तो इसमें केवल 7 आर्टिकल हैं, जबकि भारतीय संविधान विश्व का अत्यधिक विस्तृत संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक बात को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर मतलब वही बात है कि बहुत ज्यादा जो है हम लोग का विभिन्नता है, बहुत सारे मतलब चीजों को हम लोग केंद्र के लिए भी नियम बनाए, राज्यों के लिए नियम बनाए, तो इन सभी बातों के कारण हमारे यहाँ पे जो है काफी सारे जो है इसमें अनुच्छेद बने, बहुत सारा मतलब इसका विस्तार रूप हो गया था। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी संविधान केवल परिसंघ यानी फेडरेशन का संविधान है, वहां के राज्यों के संविधान अलग है जो कालांतर में बनाए गए। अभी वही बताया है कि यहाँ पे जो है परिसंघ को बनाया गया, फेडरेशन के ऊपर ध्यान दिया गया और संविधान यहाँ का इसी आधार पे बना। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे राज्य में और केंद्र में दोनों में क्या क्या मतलब विभिन्नताएं होना चाहिए, क्या शक्तियां हो, उन सबको हम लोग क्लियर करके लिखे, तो इसलिए जो है हम लोग में ज्यादा समय लग गया। इनके राज्यों के संविधान जो है ना वो अलग है, जो कालांतर में बने थे, यानी लास्ट में उनको जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। अब देखिए, जबकि भारतीय संविधान में संघ व राज्य दोनों के संविधान समाहित हैं, यानी संघ के लिए भी नियम है, राज्य के लिए भी नियम है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए नियम संविधान में समाहित है। उपयुक्त कारणों से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में अधिक समय लिया। समझ में आया? अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला है कि कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया तथा अन्य विचारधाराओं की उपेक्षा की गई। अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कि कांग्रेस, ये लोग मतलब आलोचना करने वाले लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिला। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए ड्राफ्ट कमेटी का ना, जिसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का, प्रारूप समिति ने पूरे संविधान को बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाया, 60 देशों के संविधान को पढ़ने का पूरा काम किया। तो अगर प्रारूप समिति में अगर बात करेंगे तो मात्र 2 ही व्यक्ति उसमें शामिल थे ना, जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी के थे। तो इस आधार पे हम लोग का यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, हम लोग कहेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं था कि जिस कमेटी ने पूरे संविधान का रूपरेखा तैयार किया उसमें कांग्रेस पार्टी के तो मात्र 2 ही सदस्य हैं। तो अगर सदस्य वहां पे बहुत कम है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का जो है उसमें प्रभुत्व देखने को मिला। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं। उपयुक्त आलोचना भी तार्किक नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य अधिक होने के बावजूद कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिक प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। अब देखिए कह रहा है कि अधिक संख्या था फिर भी इसने प्रभावित करने की कोशिश नहीं किया। अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, यानी सबके विचारों को ध्यान में रखते हुए तब जो है हम लोग संविधान में प्रत्येक बिंदुओं को रखने का कार्य किए। संविधान सभा का प्रारूप समिति, संविधान सभा का प्रारूप समिति ने तैयार किया था, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि संविधान सभा का प्रारूप जो है प्रारूप समिति ने तैयार किया था। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, जो कि कांग्रेस से नहीं है। आप लोग तो जानते ही हैं पूना पैक्ट हुआ था कि ना हुआ था ना, तो ये जो है कांग्रेस के खुद नहीं थे ना, और पूरे के पूरे जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष यही बनाए गए थे। तो इस आधार पर हम किससे कह सकते हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व देखने को मिला। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रारूप समिति के केवल 2 कांग्रेस के सदस्य थे। प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेस के सदस्य थे, जिनका नाम के.एम. मुंशी व टी.टी. कृष्णमाचारी, यही दोनों व्यक्ति थे। अब बाकी सब लोग जो है गैर कांग्रेसी था। तो इस सभी मतलब बिंदुओं के आधार पर हम कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं था कि ये कांग्रेस के प्रभुत्व में बना था हम लोग का संविधान, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब इससे यह सिद्ध होता है कि संविधान के प्रारूप के निर्माण में कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं था। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कर भारतीय संविधान में सभी विचारधाराओं को पर्याप्त महत्व दिया गया। यहाँ पे भारतीय संविधान में हम लोग सब विचारधारा को बहुत ज्यादा महत्व दिए। यही कारण है कि भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा की और किसी एक विचारधारा की, एक कुछ यहाँ पे लिखते समय में गलत लिखा गया। देखिए यही कारण है कि भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा के आधार पर नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कुछ आलोचकों के अनुसार, अगला है कि कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में अधिकांश सदस्य हिंदू थे। अब देखिए कुछ लोग आलोचना करता है, अच्छा ये तो संविधान बना ना, तो इसमें केवल और केवल ज्यादा संख्या में हिंदू था, हिंदू लोग थे, इसलिए इस पर हिंदू विचारधारा का प्रभाव है। कुछ लोग कहता है हिंदू थे इसलिए इसमें जो है हिंदू विचारधारा का प्रभाव है, लेकिन ये भी एकदम पूरा गलत साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वहां पे पाकिस्तान बंटवारा जब हुआ था ना, तो उसके पहले जो सदस्यों की संख्या था 389 ना, तो 389 सदस्य थे।
तब तक जो है हम लोग का लगभग ठीक ठाक था। अनुपात आप लोग तो जानते ही हैं कि चुनाव जो हुआ था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ था, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिसकी जितना मतलब भूमिका था, जितना संख्या था, उस आधार पर चुना गया। तो अगर यहाँ से पाकिस्तान जो है बंटवारा हुआ तो ये उस समय में एकदम क्लियर था कि भाई मुस्लिम लोग चले गए उधर तो हिंदू की संख्या अधिक रहेगा ही, जिसके कारण जो है थोड़ा सा हिंदू की संख्या देखने को मिला। लेकिन ये हम लोग नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना हिंदुओं का बहुत ज्यादा जो है इसमें मतलब प्रभाव देखने को मिला, ऐसा नहीं था। अब देखिए इसका उपयुक्त आलोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा हुआ था। चूंकि हिंदू बहुसंख्यक थे इसलिए उसी अनुपात में हिंदू सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा हुआ था और हिंदुओं की संख्या अधिक थी तो एकदम जाहिर सा बात है कि हिंदू जो है अधिक संख्या में आएंगे। देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान में रह गए थे, इसलिए भी हिंदुओं का अनुपात अधिक हो गया। अब विभाजन हुआ तो अधिक से अधिक संख्या में वो पाकिस्तान में चले गए, तो जिसके कारण ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे हिंदू लोगों की संख्या दिखाई देने लग गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब कह रहा है कि हिंदू सदस्य अधिक होने के बावजूद भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान था। ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। अब बताइए कि अगर हिंदू लोगों का संख्या अधिक था, अगर हिंदुत्व का प्रभाव रहता तो क्या भारतीय संविधान को हम लोग धर्मनिरपेक्ष रखते, सब धर्म को इसमें सम्मान देते? ऐसा नहीं हो पाता ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने सब धर्म को जो है धर्मनिरपेक्ष रूप से हम लोग संविधान बनाने का काम किए, तो हम लोग तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि भाई हम लोग ने सबका सम्मान किया। जितने भी बचे मुस्लिम लोग थे चाहे और भी धर्म वाले लोग थे, उन सबको लेकर के चलने का काम किया। यानी यहाँ पर हिंदू का प्रभुत्व जो है दिखाई नहीं देता है। धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। अब यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को हम लोग मूल अधिकार के रूप में चुनने का काम किए। जब हम लोग का अधिकार आता है तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स में कि हम लोग जो है धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे ऊपर, हम जो है किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म में आ सकते हैं। तो अगर हिंदू प्रभुत्व रहता तो हम लोग कहते कि नहीं, हिंदू धर्म के लोग किसी और में नहीं जाएंगे बल्कि किसी और धर्म वाले हिंदू में आ जाएंगे, ये बात तो लोग कह देता। लेकिन ऐसा है नहीं है, तो नहीं है तो भाई क्लियर करेंगे कि हाँ यहाँ पे जो है हम लोग हिंदुत्व के प्रभुत्व में जो है इसको बनाने का काम नहीं किया। अब देखिए धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं हुआ था। और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए। अब जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे यानी जिनकी धर्म के आधार पर संख्या कम थी, उनको हम लोग संरक्षण देने का बात किए। अभी तो थोड़ा देर पहले बताए हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उसी समय में क्लियर किया गया वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक इन सबों के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को लेकर के आए उद्देश्य प्रस्ताव, उसी में क्लियर था। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग सबको संरक्षण भी देने का काम किए, इसलिए यह यहाँ पे उचित नहीं है। अब कह रहा है उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में किसी एक धर्म का विशेष प्रभाव नहीं है, बल्कि सर्वधर्म समभाव का विचारधारा हमारे पास में मौजूद है। ठीक है, अब आगे आइए। अब कह रहा है यहां पे कि वकील व राजनेता अधिक थे, इसमें किसान व मजदूरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था तथा वकीलों के कारण इसकी भाषा अत्यधिक जटिल है। अब बताइए, इसका तो कहीं से औचित्य दिखाई नहीं देता है ना। कह रहा है कि उपयुक्त मतलब इसमें राजनेता अधिक थे, वकील अधिक थे, किसान मजदूर जो है इनकी कमी था। कह रहा है कि राजनेता वकील जो है अधिक होने के कारण इसका भाषा अधिक जटिल हो गया ना। अब देखिए इसका दिया है कि उपयुक्त आलोचना भी उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि वकील व राजनेता ही संवैधानिक व राजनीतिक मामलों में जानकार होते हैं तथा प्रायः सभी देशों में उनके द्वारा ही संविधान तैयार किया जाता है। तो इस आधार पर हम लोग कहेंगे कि इनको रखा गया। अगर हम लोग बात करें किसानों का ना, तो उस समय हम लोग जान रहे हैं भाई सब लोग कि हाँ भाई किसान उस समय पढ़े नहीं थे, उनको जो है मतलब उनके पास में अशिक्षा था ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर संविधान बनाने अगर आए थे तो हम लोग शिक्षित व्यक्ति को ही रखते हैं जो कुछ जगहों के संविधान को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको जान रहे हैं, ताकि वो अपना इस पे तर्क दे पाए, जब बहस हो तो वो अपना विचार को रख पाए। तो उनके पास में शिक्षा की कमी थी, तो इसलिए उन लोगों को ज्यादा नहीं रख करके हम लोगों ने राजनेताओं को और वकीलों को जो है यहाँ पे ज्यादा मतलब रखने का कार्य किया। अब कह रहा है कि जहां तक किसानों व मजदूरों का प्रश्न है तो उसमें राजनीतिक जागरूकता की कमी थी, यानी ये राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थे। और जब जागरूक थे ही नहीं ना, तो फिर ये जो है संविधान बनाने में अपना कहां से मतलब बेहतरीन अपना जो है दे सकते थे, बेहतर कैसे कर सकते थे। आगे कह रहा है कि
इसके बावजूद संविधान में उनके हितों को पर्याप्त संरक्षण दिया गया। कह रहा है कि भले ही वो लोग राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थे, लेकिन फिर भी जब संविधान बना तो हम लोग ने उनके जो भी मतलब हित थे उनके लिए उन सबको जो हम लोग विशेष संरक्षण देने का काम किया, ताकि वो भी इसमें संविधान के दायरे में आए और बेहतर से बेहतर जो है अपने लिए सभी परिस्थितियों को प्राप्त करें। ठीक है, तो शायद यहीं तक था स्लाइड, और आज का जो है क्लास होता है समाप्त। आप लोग का जो है इस स्लाइड को पढ़ करके आज का जो है जो हम लोग का पार्ट थ्री था, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा और इससे जो है आपको पूरा पूरा जो है आलोचना जितना संविधान का हुआ था उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। आप लोग के लिए जो है बहुत बेहतरीन यह क्लास साबित हुआ। अगर ऐसा है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा सा इसको फैलाने का काम कीजिए, ताकि चैनल पर व्यू अधिक से अधिक आए, हम लोग का भी मनोबल बना रहे और हम लोग कंटेंट के ऊपर काम करके बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इतना देर तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।